हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मीनू अरविंद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। आज मैं आपको अधिगम विधियाँ यानी कि मेथड्स ऑफ लर्निंग के विषय में पढ़ाऊँगी। अधिगम अवस्था यानी व्यवस्था, अधिगम व्यवस्था यानी मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग से संबंधित विभिन्न प्रयोगात्मक अध्ययनों के फलस्वरूप अनेक नियमों, सिद्धांतों तथा तथ्यों आदि का पता लगा है। इन नियमों, सिद्धांतों आदि के आधार पर अधिगम की उपलब्धि सरल हो गई है। यहाँ मैं आपको कुछ प्रमुख अध्ययन पद्धतियाँ क्या हैं उसके विषय में बताऊंगी। सबसे पहला पॉइंट है संकलित तथा वितरित अधिगम। संकलित तथा वितरित अधिगम यानी मास्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग। सामान्यतः कार्यों के अधिगम में संकलित और वितरित विधियों का प्रयोग किया जाता है। संकलित अधिगम विधि में किसी विषय सामग्री को विश्राम के बिना निरंतर प्रयोगों द्वारा एक ही सत्र में सीखते हैं। वितरित अधिगम विधि में किसी विषय सामग्री को विश्राम सहित तथा वितरित प्रयासों के द्वारा अलग अलग सत्रों में सीखते हैं। अधिगम की इन दो विधियों का प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है। अध्ययनों में ये देखा गया है कि कुछ कार्यों में संकलित विधि उपयोगी है तो कुछ में वितरित विधि उपयोगी है। किस विधि का प्रयोग कब करना चाहिए, यह मुख्यतः प्रयोज्य और अधिगम की जाने वाली विषय सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करता है। मैकगो तथा इरियन 1952 के अनुसार कुछ उन्होंने निष्कर्ष निकाले हैं इस विधि के लिए। नंबर 1, पूर्ण विधि उतनी ही अधिक लाभदायक सिद्ध होती है जितना कि अधिगम करता अधिक बुद्धिमान हो। नंबर 2, अधिक अभ्यास करने पर ही पूर्ण विधि अधिक लाभप्रद प्रतीत होती है। नंबर 3, जब सामग्री सार्थक होती है तथा सामग्री में संबद्धता होती है तब पूर्ण विधि अधिक लाभप्रद होती है। चौथी, खंड विधि में विषय सामग्री को अलग अलग खंडों में याद करने के बाद जोड़ना पड़ता है जिससे समय नष्ट होता है। कठिन एवं निरर्थक विषय सामग्री में खंड विधि अधिक लाभप्रद होती है। रोहरर ने अपने प्रयोग में देखा कि अनुबंध की शक्ति प्रबल होती है तो विलोम में संकलित विधि श्रेष्ठ है, परंतु अनुबंध की शक्ति जब कम होती है तो विलोम संकलित और वितरित में विलोम समान रूप से होता है। एरिक्सन ने भूल भुलैया के अधिगम में संकलित और वितरित विधियों की सहायता से अधिगम कराया। उन्होंने देखा कि वितरित अधिगम विधि द्वारा भूल भुलैया के अधिगम में संकलित विधि की अपेक्षा आधे प्रयास लगे और त्रुटियां भी आधी हुईं। किम्बल 1968 ने प्रत्यक्षपरक पेशीय सीखने यानी परसेप्चुअल मोटर लर्निंग पर प्रयोग में इन दो विधियों का अध्ययन किया। इस अध्ययन में 3 समूह थे। पहले समूह को वितरित प्रयास छोटे विश्राम काल के साथ दिए, दूसरे समूह को संकलित प्रयास विश्राम काल के दिए बिना तथा तीसरे समूह को 5 संकलित प्रयास और फिर 5 मिनट का पुनः विश्राम और फिर पुनः 5 संकलित दिए। प्राप्त परिणामों के आधार पर यह देखा गया कि प्रयास शुद्ध संकलित अधिगम की अपेक्षा विश्राम युक्त अधिगम श्रेष्ठ है तथा वितरित अधिगम शुद्ध और विश्राम युक्त संकलित अधिगम से श्रेष्ठ है। वाचिक अधिगम के क्षेत्र में, वर्बल लर्निंग के क्षेत्र में भी इन दो विधियों की श्रेष्ठता को लेकर अध्ययन किए गए हैं। वाचिक अधिगम के क्षेत्र में कुछ अध्ययन मैं आपके सामने बताऊंगी। जैसे हावलैंड ने 1938 में इन दोनों विधियों का प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने निरर्थक पदों के प्रदर्शन का समय 2 सेकंड तथा 4 सेकंड वितरित अधिगम विधि में रखा तथा संकलित अधिगम विधि में पदों के प्रदर्शन का समय 6 सेकंड तथा 2 मिनट 6 सेकंड से रखा। फिर से बताऊंगी इसको। हावलैंड ने दोनों विधियों के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने निरर्थक पदों के प्रदर्शन का समय 2 सेकंड तथा 4 सेकंड वितरित अधिगम विधि में रखा, जबकि संकलित अधिगम विधि में पदों के प्रदर्शन का समय 6 सेकंड तथा 2 मिनट 6
सेकंड रखा। उसने देखा कि वितरित अधिगम श्रेष्ठ है। हावलैंड ने धारणा के क्षेत्र में प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि वितरित विधि श्रेष्ठ है। विल्सन 1940 ने युग्मित विशेषणों की सूची के अधिगम में वितरित विधि को अधिक श्रेष्ठ पाया। अब दूसरी विधि है पूर्ण तथा अंश विधि। अधिगम यानी होल एंड पार्ट मेथड अधिगम की अवस्था के लिए उपलब्ध दूसरी विधि पूर्ण तथा अंश विधि है। इसके द्वारा भी अधिगम को संगठित और सुगम बनाया जा सकता है। इन विधियों के संबंध में ये प्रश्न है कि पूर्ण विधि, अंश विधि तथा उत्तरोत्तर यानी प्रोग्रेसिव पूर्ण विधि में से कौन सी श्रेष्ठ है अथवा किस विधि का प्रयोग कब करना चाहिए। इन विधियों के संबंध में प्रयोगात्मक अध्ययनों में ये देखा गया कि इनके अर्थ को पहले समझें। पूर्ण विधि का अर्थ है कि अधिगम सामग्री को प्रारंभ से अंत तक एक बार दोहरा लेने के बाद तथा उसे पुनः दोहराकर अधिगम करना ही पूर्ण विधि है। अंश विधि का अर्थ है कि विषय सामग्री को पहले संपूर्ण अधिगम सामग्री को कुछ अंशों में विभक्त कर दिया जाता है, फिर प्रत्येक अंश का अलग अलग अधिगम करने के पश्चात सभी अंशों का एक साथ अधिगम कर अधिगम कार्य को संपन्न किया जाता है। जबकि उत्तरोत्तर पूर्ण विधि, जिसका कि प्रोग्रेसिव होल मेथड नाम है, उसका अर्थ है कि पूर्ण विधि का ही एक प्रकार है। इस विधि में अंश विधि की भी विशेषता है। वास्तव में यह विधि दोनों विधियों के आधार पर बना एक नया रूप है। अब इस विधि में संपूर्ण सामग्री को पहले विभिन्न अंशों में विभक्त कर लिया जाता है, फिर एक अंश का अधिगम कराया जाता है, पुनः पहले और दूसरे अधिगम, फिर इन दोनों अंशों के साथ तीसरे अंश का अधिगम कराया जाता है। यदि अधिगम सामग्री के अंश अधिक हैं तो निश्चय ही इसी प्रकार क्रम को उत्तरोत्तर बढ़ाते चले जाते हैं और संपूर्ण अधिगम सामग्री का अधिगम कर लेते हैं। इन सभी विधियों की श्रेष्ठता और उपयोगिता सबके विचार अलग अलग हैं। गार्नर के अनुसार इन विधियों में विवाद का कारण ये भी हो सकता है कि अधिगम की सफलता अधिगम विधियों के अतिरिक्त इस बात पर भी निर्भर है कि अधिगम सामग्री की आंतरिक रचना और उसका बाह्य स्वरूप क्या है। लार्ज के अनुसार विभाजित विधि अधिक प्रभावशाली है क्योंकि इस विधि द्वारा अभ्यास करने में कार्य से पुनर्लाभ का सिद्धांत यानी रिकवरी फ्रॉम वर्क थ्योरी कार्य करती है। इस सिद्धांत को प्रयोगों के आधार पर बॉर्न और आर्चर ने भी समझाया। उनके अनुसार जब प्रयोज्य किसी विषय सामग्री का अधिगम रुक रुक के करता है तो उसे इस प्रकार रुकने से विश्राम मिलता है। विश्राम से कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। मैकगफ और हॉस्टेटर 1961 के अनुसार अधिगम करते समय विभिन्न स्नायुविक परिवर्तन होते हैं। उनके स्थायी होने के लिए एकीकरण की आवश्यकता होती है। एकीकरण तभी हो सकता है जबकि एकीकरण के लिए समय मिले। विभाजित अभ्यास विधि में एकीकरण के लिए समय मिल जाता है क्योंकि इसमें प्रयोज्य रुक रुक कर किसी विशेष सामग्री को सीखता है। यही एकीकरण का सिद्धांत है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न अध्ययनों के द्वारा भी ये देखा जा रहा है, ये पाया गया कि विश्राम मिलने के कारण पूर्ण विधि उत्तरोत्तर, जिसमें हमने कहा कि उत्तरोत्तर पूर्ण विधि वो ज़्यादा लाभकारी या ज़्यादा सीखने को प्रभावित करती है, सीखना उससे अधिक होता है। गैगनी तथा फोस्टर ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि यदि अधिगम क्रिया में 4 उत्तेजनाओं के लिए 4 अनुक्रियाओं की आवश्यकता है तब इस प्रकार की अधिगम क्रिया को पूर्ण विधि द्वारा सीखने के कम समय तथा अंश विधि द्वारा सीखने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। यानी ये भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार की सामग्री है, किस प्रकार की क्रिया है। गार्नर तथा हिटमैन 1965 ने पूर्ण तथा अंश विधि के संबंध में यह उपकल्पना बनाई कि किसी भी सामग्री का कोई भी अंश पूर्ण विधि द्वारा याद हो सकता है। उसने अपने प्रयोगों में देखा कि जिन प्रयोज्यों को पूर्ण सामग्री पहले से ही याद थी उन्हें उस सामग्री को एक अंश का अधिगम करने में उतना ही समय लगा जितना कि उन प्रयोज्यों को जिन्होंने उस सामग्री को पहले कभी नहीं देखा था। उसके ये प्रयोग पुनः स्मरण के संबंध में थे। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि संपूर्ण सामग्री के याद होने पर भी यदि उसके अंश का अधिगम किया जाए तो अधिगम स्थानांतरण नहीं होता है।
तो उपर्युक्त अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पूर्ण अथवा अंश विधि की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि अधिगम सामग्री का स्वरूप क्या है। लर्निंग स्किल के क्षेत्र में भी पूर्ण तथा अंश विधि से संबंधित अध्ययन हुए हैं। इनमें से कुछ अध्ययन जैसे कुक ने 1937 में अपने इस दिशा में कई प्रयोग किए और ये निष्कर्ष निकाले, जैसे भूल भुलैया पर पूर्ण तथा अंश विधि से सीखने में कौन सी विधि श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि भूल भुलैया द्वारा सीखे जाने वाला कार्य कितना लंबा है, अधिगम कार्य के कितने भाग हैं आदि। छोटे अधिगम कार्य को विभिन्न अंशों में बांटना व्यर्थ है। कुछ का यह कहना है कि लंबे अथवा बड़े कार्यों का अधिगम करते समय प्रयोज्य को यह अनुभव होता है कि उसने अभी कुछ याद ही नहीं किया है। ब्राउन ने 1933 में पियानो संगीत का अध्ययन किया। अपने प्रयोग में उन्होंने देखा कि पियानो को धीमी गति से बजाने पर सभी विधियों का प्रभाव एक समान है, परंतु तीव्र गति से पियानो बजाने पर केवल पूर्ण विधि द्वारा ही अधिक सफलता मिलती है। इसी प्रकार ब्रायन ने 1943 में उन्होंने भी विद्यार्थियों की रुचि का अध्ययन करके देखा कि कुछ विद्यार्थी पूर्ण विधि को अधिक पसंद करते हैं तो कुछ अंश विधि को अधिक पसंद करते हैं। तो उपरोक्त अध्ययनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिगम सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करता है कि पूर्ण विधि अधिक उपयोगी है अथवा अंश विधि अधिक उपयोगी है। अब तीसरी विधि है सक्रिय तथा निष्क्रिय विधि, यानी एक्टिव एंड पैसिव मेथड। अधिगम व्यवस्था की एक विधि सक्रिय तथा निष्क्रिय विधि भी है। सक्रिय विधि में अधिगमकर्ता अधिक सामग्री को बोल बोलकर कंठस्थ करता है। निष्क्रिय विधि में अधिगम सामग्री को अधिगमकर्ता मन ही मन पढ़कर कंठस्थ करता है। इन दोनों विधियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि कौन सी विधि श्रेष्ठ और उपयोगी है। इस संबंध में भी बहुत प्रयोग हुए। गेट्स ने इसमें बहुत अधिक कार्य किया। जब बाह्य वातावरण में ध्यान को विचलित करने वाले कारक विद्यमान होते हैं उस समय सक्रिय विधि अधिक उपयोगी होती है, अन्यथा निष्क्रिय विधि उपयोगी होती है। जब अधिगम सामग्री कठिन होती है और अधिगम सामग्री के लिए अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है तब निष्क्रिय विधि विशेष रूप से उपयोगी होती है। तो इस प्रकार हमने इसमें अधिगम विधियां समझी, जिसमें मुख्य रूप से जो सिद्धांत बने हैं उसके आधार पर 3 विधियां प्रचलित हैं। पहली संकलित तथा वितरित विधि, तीसरी पूर्ण तथा अंश विधि, तीसरी सक्रिय तथा निष्क्रिय विधि। थैंक यू।